सरदार शहर उपचुनाव में बीजेपी ने अशोक पिंचा को उतारा। कांग्रेस के उम्मीदवार का इंतजार अनिल शर्मा सबसे आगे। कांग्रेस पार्टी ही सरदार शहर में उपचुनाव जीतेगी। ट्रेंड में कांग्रेस का पलड़ा भारी, बीजेपी की क्या है तैयारी? सरकार के खिलाफ जितने मुद्दे हैं किसानों से लेकर नौजवानों तक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग कल नामांकन और उसके बाद पूरी ताकत से लगेंगे और हम इस सीट पर निश्चित रूप से जीत दर्ज करवाएंगे। सहानुभूति फैक्टर चलेगा या एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा? सहानुभूति हमेशा काम नहीं करती है और सहानुभूति के साथ साथ जो उम्मीदवार का व्यक्तित्व है और वहाँ के समीकरण है, ये भी मैटर करते हैं। आरएलपी जाट कैंडिडेट खड़ा कर मुकाबले को बना सकती है त्रिकोणीय। सरदार शहर का सरदार कौन? स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। देखिए, चूरू जिले के सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें बीजेपी ने पूर्व विधायक अशोक पिंचा को टिकट दिया है। इधर कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया। वैसे भंवरलाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा सबसे आगे चल रहे हैं। कांग्रेस अनिल शर्मा को टिकट दे सकती है। सरदार शहर में उपचुनावों का ट्रेंड जो इस कांग्रेस राज में रहा है, उसके हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। सरदार शहर के इतिहास को देखें तो भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आता है। साथ ही सहानुभूति की लहर से भी कांग्रेस को उम्मीदें हैं। वहीं बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी की उम्मीद कर रही है। आज बात यही हम करने वाले हैं कि आखिर सरदार शहर का सरदार कौन होगा। हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ेगा, लेकिन पहले जान लीजिए प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, कांग्रेस का गढ़ इसे कहा जाता है सरदार शहर को, तो ऐसे में कौन इसमें सेंधमारी कर सकता है, किस मुद्दे पर सेंधमारी कर सकता है, यह एक बड़ा सवाल रहेगा। क्या अशोक पिंचा वो शख्सियत है, उन मुद्दों को उठा पाएंगे कि कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी हो जाए? खंगालने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 2, आरएलपी की एंट्री अगर होती है, यानी अगर आरएलपी अपना उम्मीदवार खड़ा करता है, तो आरएलपी क्या गुल खिला सकती है? साथ ही सवाल यह भी है कि जो ट्रेंड है वो बदलेगा या फिर जो सिलसिला चला आ रहा था सरदार शहर सीट पर वो जारी रहेगा? इसके भी दो पहलू हैं, एक सरदार शहर सीट के इतिहास के हिसाब से और दूसरा उपचुनावों में जीत का जो ट्रेंड कांग्रेस ने इस शासनकाल में बनाया है उसके हिसाब से। बहरहाल, तो मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आइए आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, पुनीत कर्नावत जी बीजेपी नेता है, राजपाल चौधरी जी प्रवक्ता हैं आरएलपी के, और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं शुरुआत पुनीत जी आपसे करना चाहता हूं। पुनीत जी, मुझे सिंसियरली बताइए, पिंचा ही क्यों? देखिए, मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, कहते हैं ना भूतो न भविष्यति वाली स्थिति आपके लिए 2013 में थी। मोदी की प्रचंड लहर में जो शख्स न जीत पाए उस पर आप भरोसा दिखाएं और फिर आप ये कहें कि नहीं इस बार वो जीत जाएंगे, क्यों? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं के आधारित संगठन के रूप में काम करती रही है। अशोक पिंचा जी हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ही वहां पर जीत हासिल की थी। एक बार फिर वो इस उपचुनाव में जीत का डंका बजाएंगे, इसमें किसी तरीके का कोई दोहराए है नहीं। अशोक पिंचा जी जीते हैं, आप ही बता रहे हैं ना। हाँ। आपकी जानकारी में है, पूर्व विधायक रहे हैं वो वहां के, उन्होंने चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है। और चुनाव हमेशा ही, हर चुनाव पिछले दूसरे चुनाव से अलग चुनाव होता है, इसलिए क्या पहले हुआ था क्या अब होगा इसके बारे में जानना। मोदी लहर में भी अपनी सीट को नहीं निकाल पाया तो उसके क्रेडेंशियल्स पर तो सवाल हम पूछ सकते हैं ना पुनीत जी। नहीं, आप ये चुनाव पूरी पार्टी लड़ती है, पार्टी ही जीतती है, पार्टी ही हारती है। हमारे यहाँ पर वो बहुत मजबूत नेता हैं और कार्यकर्ताओं के आधार पर, कार्यकर्ताओं से बात करके और वहां की परिस्थितियों के अनुरूप अशोक पिंचा जी एक दमदार कैंडिडेट हैं और एक बड़ा मजबूत चुनाव आप वहां देखेंगे। ऐसा चुनाव देखेंगे जिसमें एक तरफ पूरी सरकार लड़ रही होगी और एक तरफ सरदार शहर की जनता लड़ रही होगी, और सरदार शहर की जनता इस 4 साल के कुशासन का पर करारा जवाब देने वाली है। ये चुनाव परिणाम जब आएंगे गुजरात और हिमाचल के साथ, तो पुनीत जी, क्या आप शॉर्ट में ये कह रहे हैं कि भंवरलाल शर्मा जी ने वहां पर कुछ नहीं किया? एंटी इनकम्बेंसी तो उनकी होगी ना, क्षेत्र तो उनका था।
भंवरलाल जी शर्मा ने वहां पर क्या किया ये सबको पता है। अच्छा। भंवरलाल जी शर्मा अब दिवंगत हैं, स्वर्गीय हैं, इसलिए मैं ज्यादा उनके बारे में बातचीत नहीं करूंगा। ठीक है। लेकिन पूरी सरकार ने जो राजस्थान में किया उससे सरदार शहर भी अछूता नहीं है। ठीक है। और सरदार शहर के अंदर भी उतना ही असंतोष है, ठीक है, जितना जयपुर की किसी विधानसभा में असंतोष है कांग्रेस के खिलाफ, और उसका परिणाम आपको वहां पर नजर आएगा। ठीक है, एक सवाल और ले लीजिए पुनीत जी, किसी तरीके की कोई एक सवाल और ले लीजिए, हमारे मन में तो नहीं। एक सवाल और ले लीजिए। जिस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव चल रहे थे और तमाम तरह के नाम हवाओं में तैर रहे थे, उस वक्त सब चाहते थे कांग्रेस के चेहरे की राहुल गांधी चुनाव लड़े, लेकिन राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इस बात पर आप लोगों ने कई बार तंज भी कसा, कई बार रिएक्शंस भी दिए कि अगर राहुल नहीं लड़ना चाहते हैं तो क्यों उन्हीं के पीछे कांग्रेस पड़ी हुई है, इस टाइप के रिएक्शन। लड़ना तो आपकी तरफ से इस बार पिंचा भी नहीं चाहते थे सरदार शहर में। ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो, मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। हमारे यहाँ पर एक पैनल था, उसमें अशोक पिंचा जी भी थे, अन्य लोग भी थे, और फिर जब सहमति बनी कि अशोक पिंचा जी को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए तो वो कल दमदारी के साथ ताल ठोकेंगे और चुनाव जीतेंगे। ठीक है। देखिए अब क्या है कि मिथिलेश जी, मैं आपको ला रहा हूं, हालांकि मैं चाहता था सारे पॉलिटिकल गेस्ट के बाद आपके पास आऊं, लेकिन मिथिलेश जी ये बात तो है, पिंचा जी चुनाव तो नहीं लड़ना चाहते थे। ठीक है, पुरी जी को नई जानकारी होगी, लेकिन इसमें कभी भी फैक्ट चेक किया जा सकता है। देखिए स्वप्निल जी, आपकी बात बिल्कुल 100% सच है। खुद अशोक पिंचा जी खुद मना कर चुके थे, मैं यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और उसके बाद प्रहलाद सराफ का नाम आया था, प्रहलाद सराफ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद सराफ को दरकिनार कर इनको रखा गया। बीजेपी में एक कहावत है कि जो मौनमुख शहादत का सेहरा किसी के चेहरे पे बिठाना पड़ता है, और ये उपचुनाव उनके लिए वैसा ही है, क्योंकि वहां की जो कास्ट इक्वेशन है वो इनके खिलाफ नहीं है। वल्लभ नगर जैसी हालत नहीं हो जाए, वहां जो चुनाव दिखेगा वो कांग्रेस और आरएलपी में टक्कर दिखेगी। वहां जैसे वल्लभ नगर में हुआ वैसा चुनाव वहां दिखने की तैयारी है पूरी तरह, क्योंकि वहां पर जो जाट कम्युनिटी है वो 70,000 है। इसके अलावा जसनाथ जी को जो मानते हैं सिद्ध समाज, उसके 10,000 वोट है, 20,000 नायक है। सुजानगढ़ में आपको पता होगा आरएलपी ने सीताराम नायक को चुनाव लड़ाया था। इसके बाद में नायक समाज में भारी आरएलपी के प्रति सहानुभूति है और वो 20,000 वोट है। ऐसे में जो वहां टक्कर होगा, बहुत रोमांचकारी चुनाव तो होने अशोक वाले हैं। पिंचा का और नाम दूसरा सामने लाकर जो जाट फैक्टर है, या सरेंडर किया है आपके हिसाब से? जो आप कह रहे हैं उससे तो लग रहा है कि मुझे तो लगता है सरेंडर किया है, मुझे तो लगता है सरेंडर किया है। और ये आखिरी उपचुनाव है 2023 के पहले। ऐसे में सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में एकमात्र उपचुनाव जो दीप्ति किरण माहेश्वरी जी हैं, जो दिया कुमारी जी की वसैद है, राजसमंद से जीत पाई है, कोई भी उपचुनाव नहीं जीत पाए हैं। ये ट्रैक यूं का यूं कायम रह जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक शुबा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि खुद पिंचा जी भी जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। और अनिल शर्मा के साथ सहानुभूति है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि भाई ये भी चुनाव आ रहे हैं तो सहानुभूति है, लेकिन मेजर सहानुभूति उनको राज्य मंत्री का दर्जा अभी मिला हुआ है और कांग्रेस में लगभग तय है कि अनिल शर्मा को टिकट मिलेगा। तो ये जो चुनाव से पहले एक नया इनर्शिया आपको देखने पड़ेगा, पॉलिटिकल इनर्शिया राजस्थान में, कि विपक्ष की, मुख्य विपक्ष के रूप में तीसरी पार्टी दिखाई देगी सरदार शहर में, जो 2023 के चुनाव में नया गणित दिखाने को मिलेगा। ठीक है राजपाल जी, आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ। उतर रहे ना आप चुनाव में, उपचुनाव में? जी देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तैयारी परिपूर्ण जोरों शोरों से चल रही है। अभी हमारे पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग और खींवसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल और पार्टी के तमाम पदाधिकारी और मैं खुद स्वयं अभी सरदार शहर में मौजूद है। हमारी आज अंतिम बैठक हो चुकी है और हमारे पास में जो नाम आए थे हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व सुप्रीमो माननीय सांसद साहब हनुमान जी बेनीवाल के पास भेज दिए हैं। और अभी कुछ देर में या देर तो आपको क्यों लगता है आप वहां पर सेंध लगा सकते हैं? घोषणा हो जाएगी। आपको क्यों लगता है आप वहां सेंध लगा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हम सेंध इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि कांग्रेस का जो पिछले 4 साल का कुशासन रहा है, देखिए गहलोत साहब है जो सीएम बना रहना चाहते हैं, सचिन पायलट है, उन्होंने रटल लगा ली कि मुझे सीएम की खुशी चाहिए, तो एक दूसरे को काटने में लगे हैं। प्रदेश की जनता बदहाल है, इनको कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी जिस तरीके से पिछले 4 सालों में स्लीपिंग मोड में चल रही थी, बीजेपी को इस जनता से कोई मतलब नहीं था। प्रदेश अपराध की चरम सीमा पे पहुंच चुका है, बेरोजगार बिल्कुल बदहाल है। राजपाल जी देखिए, एक सवाल और लीजिए मेरा। राजपाल जी एक सवाल और लीजिए मेरा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरदार शहर ने हमेशा जाति से ऊपर उठकर वोट डाला है। वहां जिस भी पर्सनालिटी ने जीत हासिल की उसको सभी जातियों का समर्थन प्राप्त हुआ, तभी वो वहां पर जीत पाया। आप क्या वहां पर कास्ट एंगल खंगालेंगे या फिर वहां की सियासत को, वोटिंग पैटर्न को कास्ट एंगल में बदल देंगे? देखिए हमारा पैटर्न है, हमारे काम करने का तरीका। जिस तरीके से हमारे नेता
माननीय सांसद साहब हनुमान बेनीवाल, इस प्रदेश की जनता के अंदर कभी नहीं देखते कि कौन सी जाति का व्यक्ति है जिसके साथ में कोई आगजनी होती है या वो परेशान है, कौन सी जाति के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है। उनकी मंशा रहती है कि जो राजस्थान का नागरिक है, जो इस प्रदेश का नागरिक है, जो इस प्रदेश पर का जब आप जुबान है, कहते हैं काम उनको करने का न्याय मिलना तरीका, चाहिए। आपको नहीं लगता हमारी कि जो लोगों ने आपके काम करने का तो तरीका देखा ही नहीं है? तो काम करने का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तो काम करने का तरीका है, वो खुले मंच पर रहता है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी यहाँ लोगों के बीच में जा रही है, लोगों से सुझाव मांग के, जो लोगों ने यहाँ पे हमारे यहाँ की जो जनता ने हमें नाम सजेस्ट किया, उसी के अंदर से हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर होगा। जिस तरीके से 4 सालों में हमने विपक्ष की भूमिका निभाई है और इस प्रदेश की जनता में विपक्ष में रहते हुए हमने जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों को लेके और जो हमारी मांगे हैं उनको लेके जनता हमें वोट कास्ट करेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ठीक है। चलिए, अब स्वर्णिम जी आपके पास आ रहा हूं मैं, और स्वर्णिम जी इस माफी के साथ कि मैं थोड़ा देरी से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन जिस तरह से डिबेट चली मैं उस तरह से गेस्ट के पास सरकता चला गया। मैं आपसे स्वर्णिम जी पूछना चाहता हूं, क्या हिचक है आप लोगों को, मतलब उम्मीदवार घोषित करने में इतना टाइम ले रहे हैं, या क्या लग रहा है आपको? आप इंतजार कर रहे थे बीजेपी करे उसके बाद हम देखेंगे, या क्या, तो वो भी हो गया? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अभी किसी पार्टी के काम से बाहर थे, आज लौटे हैं, अभी डिक्लेयर हो जाएगा। खैर, दूसरी चीज यह है कि एक इस उपचुनाव के पश्चात एक सवाल का जवाब जो भारतीय जनता पार्टी बार बार उठाती है हमारी सरकार को लेकर के, एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, उसका भी जवाब इन्हें मिल जाएगा जब हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, मैं आपको 3 घटनाएं बताना चाहता हूं। 3 चीजें हुई हैं राजस्थान में। 2013 से 18 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लगातार उपचुनावों में बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी के कारण हम चुनाव जीते। हमारी सरकार है, हम चुनाव जीते। इसका मतलब साफ है कि हमारी सरकार के पक्ष में जनता है, हमारी नीतियों के नहीं, लेकिन आपने सेफ खेला और जनता के समर्थन में। आपने सेफ खेला। नहीं, सेफ नहीं है। आपने सेफ खेला था। आप कहां सेफ खेला? जहां पे भारतीय जनता पार्टी दरियावाद में 25,000 से जीती थी, वहां पे हमारे वही प्रत्याशी जो हारे थे 25,000 से चुनाव जीते। नहीं, पर आप बताइए, हम लोगों के, तो ये सब हम लोग अगर कोई एनालिसिस करते हैं तो आप कहते थे एक अपवाद, मैं कहता हूं एक अपवाद। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपने हर जगह तो सेफ खेला ना, आपने हर जगह सहानुभूति लहर पे ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई। इस बार भी दिखाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका एनालिसिस ये निकलेगा कि सरकार के काम पर वोट मिला, या ये निकलेगा कि सहानुभूति लहर आपके पक्ष में गई? देखिए, निश्चित रूप से सरकार के काम पर वोट मिलेगा। कह रही है ना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथी यहां बैठे हैं, वो भी कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज पे वोट डलेगा, बिल्कुल डलेगा सरकार के काम पे, और निश्चित रूप से जीत के बाद सबके मुंह बंद होंगे। लेकिन एक चीज इस चुनाव के बाद ये साबित हो जाएगी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारी पार्टी ने काम किया था, विपक्षी भूमिका निभाई थी, बीजेपी अनाउंसमेंट हो जाता ना। कहां आप इतना सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है, किसे नहीं पता कौन बनेगा? देखिए, प्रक्रिया होती है, घोषित करने वाले जो जिनके पास अथॉरिटी होती है वो नहीं थे, अभी हो जाएगा घोषित। 17 को नॉमिनेशन होगा, आज मैं आपको यहां बता रहा हूं। नहीं तो क्या ये डर है कि एक नाम जो आप देने वाले हैं उसकी वजह से वहां पर कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। देखिए, कोई डर नहीं है। चुनाव तो हम बहुत आराम से वहां पे जीतने वाले हैं, क्योंकि हमने काम किया। और ये बताएगा आपको, इस चुनाव के बाद ये साबित होगा कि ना तो हमारी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी, दूसरी चीज भारतीय जनता पार्टी जो जनता से कट चुकी है, विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रही है, बार बार उनकी चुनावी हार ये साबित करेगी। क्योंकि चुनाव में जब हमने इनके शासन में उपचुनाव जीते और 2 लोकसभा उपचुनाव जीते, तो यह बताता था कि हमारा संगठन कितना सक्रिय था और सरकार के खिलाफ, इनकी सरकार के खिलाफ, भाजपा की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। और यहाँ पे हम लगातार चुनाव मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। पुनीत जी, देखिए, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग सरेंडर के सेंस में चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, मेरा अकेले का एनालिसिस नहीं था, कई पत्रकारों को यह देखने में, समझने में ऐसा लग रहा है। तो उसके कुछ कारण होंगे, या फिर आप, हो सकता है सारा एनालिसिस नकार दें, आपकी भी मजबूरी है भाई, पार्टी को बैक करना है, लेकिन दिखने में वो ऐसा लग रहा है कि आप उस इलेक्शन विनिंग मशीन कहलाने वाली पार्टी के तौर पर चुनाव में उतरते नहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी इलेक्शन को गिव अप नहीं करती है। हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं, दमदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं, अपनी नीति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के दम के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। और अशोक पिचा जी वहां के विधायक रहे हैं, उन्होंने हराया है सरदार शहर, जो कांग्रेस का गढ़ कहलाता है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया अशोक पिचा जी ने। और जितना उनका सीधा कनेक्ट है और जितनी उनकी बेदाग छवि है, वो निश्चित रूप से सरदार शहर के चुनाव में लेकिन हारे तो ज्यादा ही हैं। मजबूत उम्मीदवार के रूप में जनता का उम्मीदवार बन गए हैं वो, और जनता ही उनको चुनाव जिताकर भेजने वाली है।
मैंने आपको देखिए- कहा कि जब चुनाव मंडेगा हाँ। तो आप एक तरफ जातिवादी लोगों को देखेंगे, एक तरफ सरकार के दमखम पर चुनाव लड़ते हुए लोगों को देखेंगे, जातिवादी कौन? और एक तरफ अशोक पिचा जी को देखेंगे जातिवादी जो कौन? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं आप के सीधे दम बोलिए पर ना, और आप जातिवादी सरदार किसे शहर कह की रहे हैं? जनता के दम पर चुनाव लड़ रहे हो। पुनीत जी, आप जातिवादी किसे कह रहे हैं? अभी आप कह रहे थे, आप ये एनालिसिस करके बता रहे थे वहां इतने हजार ये वोट हैं, इतने हजार ये वोट हैं। अभी मिथिलेश जी बता रहे थे आरएलपी इस जाति को वोट चुनाव लड़ाएगी, इस जाति का समर्थन हासिल करेगी। हमारा मानना है कि लोकतंत्र के अंदर चुनाव रीति नीति के आधार पर होने चाहिए, लोगों की परफॉर्मेंस के आधार पर होने चाहिए। ठीक है। और मैं इसको शासिक फैसला मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का। हम भी किसी को जाति के आधार पर चुनाव लड़ा सकते थे, लेकिन हमने तय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के आधार पर सरदार शहर का चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग भविष्य का सोचकर आपने ये निर्णय लिया है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है आप लोगों ने भविष्य का सोचकर निर्णय लिया। आप ये देखना चाहते हैं कि इस बार यहां पर ऊंट किस तरह की करवट बैठता है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि 2023 के लिए वहां करना क्या है, किस तरह के खाद पानी को डालना है। मुझे ऐसा लगता है अभी चुनाव 2022 का है। हाँ। हम 2022 के लिए लड़ रहे हैं। और जहां तक 2023 के चुनाव की बात है तो वो तो इनके मंत्री राजेंद्र गुड़ाई बता चुके हैं ठीक कि है। फॉर्च्यूनर तो फिर के अंदर एक आएंगे। सवाल और ले लें। तो आप बताइए, जिस सिर्फ एक सरकार सवाल का और। मंत्री मान कह रहा लीजिए- हो मान कि लीजिए- हमारे विधायक अब जीतेंगे 2023 में, वो एक ठीक, फॉर्च्यूनर में आ अब मेरी जाएंगे। बात सुनिए। तो अगर मैं ये उस- मान के वो चलूं उस- कि आप उस जीत रहे हैं, पार्टी पुनीत जी, की पुनीत जी, स्थिति 2 क्या मिनट है? सुनिए। और अगर मैं ये मानकर चलूं कि आप चुनाव जीत रहे हैं, मान लीजिए, है ना, तो आप ये कहेंगे कि भाई एंटी इनकम्बेंसी थी इसलिए आप लोग जीत रहे हैं, करेक्ट? अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर आप हार गए तो क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि सरकार का काम बोला? स्वप्निल भाई, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट पर बहस करेंगे। ठीक है, हाँ, उस श्योर, दिन इस श्योर। बारे में तय करेंगे कि क्या चुनाव का परिणाम रहा है। ठीक है। आज हम चुनाव में जा रहे हैं। हम जब भी चुनाव लड़ते हैं पूरी ताकत से लड़ते हैं, दमदारी से लड़ते हैं और जीतने के लिए लड़ते हैं। उसमें हमारे सामने किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होता है। इस चुनाव को लेकर भी हमारे बीच में कोई संशय नहीं है। ठीक है। हम चुनाव को जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। हम आपने कहा 2023 के बारे में हम सोचेंगे। हाँ। 2023 के बारे की भविष्यवाणी तो एक नहीं कई कांग्रेस विधायक कर चुके। और मजेदारी की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में रहने वाले लोग ये बोलते हैं और फिर भी मंत्री बने आप जानते हैं तो ये कितनी पुनीत भाई, जब ये आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण बैठक शेखावाटी को लेकर चल रही थी, वहां पे भी सरदार शहर के कार्यकर्ता पहुंचे थे और वो भी सबने देखा कि वहां पर किस तरह की स्थितियां बनी थी और वहां पर किसने आनाकानी की थी टिकट लेने की, ये भी पुनीत जी सबने देखा है। राजपाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजपाल जी, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, आप पर आरोप है कि आप मामले को जातिगत बनाना चाहते हैं, आप सरदार शहर को जातिगत बनाना चाहते हैं, जो जाति से ऊपर उठ के वोट करता रहा है। देखिए स्वप्निल जी, ये भारतीय जनता पार्टी के बौखलाहट है और जो यहाँ पे इनको सामने स्पष्ट रूप से दिख रही है हमें। पहले सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि पुनीत जी को शायद जानकारी नहीं है कि इन्होंने जिसका हार का जो फंदा है वो अपने कैंडिडेट के गले में डाला है। इनके जो कैंडिडेट अशोक जी, वो मना कर चुके थे चुनाव लड़ने के लिए। वो चुनाव मना कर चुके थे और जिस तरीके से इनकी 2 दिन पहले बैठक हुई थी, उस तरीके के अंदर इस तरीके से इनकी आपस में जो खटपट थी जो खुल के सामने आई थी। नहीं तो अच्छा, एक बात बताइए राजपाल जी, एक बात बताइए, फिर अगर क्या ये एनालिसिस गलत होगा? मान लीजिए कि अगर आप जाट उम्मीदवार उतारते हैं तो आप जाहिर तौर पर कास्ट फैक्टर पर खेलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जाट उम्मीदवार नहीं उतारते हैं तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि हाँ भाई, कास्ट से ऊपर उठकर पार्टी सोच रही है। इतना सा तो एनालिसिस सही होगा ना? देखिए, एनालिसिस जो हमारे पास में, ऐसा नहीं है जात नाम है, जात नाम भी है, ऐसी जो कास्ट है उससे भी हमने नाम लिए हैं। हाँ। हमारे पास पैनल में जो 4-5 नाम आए, हमने सिर्फ नेतृत्व को भेज दीजिए। ये पार्टी के सिर्फ नेतृत्व का काम है कि वो फाइनलाइज करेंगे जो कैंडिडेट यहाँ लोगों के बीच में रहे। ऐसे नहीं कांग्रेस बीजेपी की तरह कि जो चुनाव बन जाए वो खुद को सीएम समझ के बैठ जाए और लोगों से उनको मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यहाँ पे फैलाई। हमारा कैंडिडेट का चुनाव ऐसा होगा उस प्रदेश की जनता के लिए, सरदार शहर की जनता के बीच में रहे और जनता को जो काम अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए उनको कैसे पूरा किया जा सके। ठीक है, स्वर्णिम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था, शॉर्ट में करें, फिर मैं एक सवाल लूंगा। देखिए, मैं तो एक छोटी सी बात ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता उपनेता प्रतिपक्ष दोनों का गृह जिला है और इसमें जब ये कह रहे हैं कि पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे तो कितना दम है कितना कम है वो सब नजर आ जाएगा इस उपचुनाव के बाद। और निश्चित रूप से मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, उनमें इतना तो दम है कि आपसे पहले उम्मीदवार बता दिया
स्वप्निल भाई? अरे उम्मीदवार बता दिया हमने, तो प्रचार भी अभियान शुरू कर दिया। या अगर वहां पता करेंगे तो अभियान शुरू हो चुका है। कोई तकनीकी कारण से उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई थी, वो भी हो जाएगी। और उम्मीदवार की घोषणा से पहले प्रचार अभियान भी हो चुका है और समाप्त होने तक जीत भी आपको दिखाएंगे, बड़े अंतर से जीत दिखाएंगे। तो पूरा दमखम है। तो इसलिए मैं एक ही बात मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि लगातार हो रहे जो उपचुनाव और अन्य चुनावों में जिस प्रकार से हम जीत रहे हैं वो दर्शाता है हमारी सरकार का कामकाज और हमारे संगठन की जनता पे पकड़। ये ही कारण है। और भारतीय जनता पार्टी कितना भी नकार दे, वही सवाल सिर्फ आप बयान कर दीजिए। हर बार तो सेफ खेला, आपने कहा सिर्फ काम के नाम पर किसी और को चुन के ये बताया कि देखिए, फिर भी आपने हर बार सेफ क्या खेला। कह रहे हैं स्वप्निल जी? देखिए एक चीज बताइए, जब पंचायती राज चुनाव हुए, जैसे ये पुनीत जी कह रहे हैं जिला परिषद में आप जीते, बिल्कुल आपने जीते। जयपुर में भी आपने जो है पार्टी बदल के जिला प्रमुख बनाया, ठीक है। लेकिन सरपंचों के चुनाव जो हुए उसमें कौन सा सेफ गेम होता है? भारतीय जनता पार्टी तो निर्दलियों से पीछे रह गई। और चुनाव में गिनाऊं आपको नगर निगम के, ठीक है, आगे आपकी बात आ गई। सब चुनाव है, सब चुनावों में हारे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं होते स्वर्णिम भाई। ठीक है। हाँ, अब मैं मिथिलेश जी आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी, आपको क्या आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? आपका एनालिसिस क्या कह रहा है? सरदार शहर से आने वाली खबरें किस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, सरदार शहर से आने वाली खबरें अगर चाचा भतीजे में विवाद नहीं होता है Exactly. तो निश्चित रूप से कांग्रेस अपर हैंड है। लेकिन जिस तरीके से वहां जो सुजानगढ़ का वाला फैक्टर था और राजेंद्र राठौड़ और पंडित जी में जो मिली भगत थी, वो अगर अब रहेगी नहीं तो उनके लिए, कांग्रेस के लिए भी थोड़ी टफ रहेगा। और कांग्रेस बीजेपी ने भी अब अर्जुन राम मेघवाल जी को बदल दिया। राजेंद्र राठौड़ जी को जिसमें उपचुनाव में प्रभारी बनाया था उन्होंने, उसमें मात खाई थी। अब कि अर्जुन मेघवाल जी को कमान सौंपी है। और अर्जुन मेघवाल जी ने एक बड़ा बयान दिया है कि उगते हुए सूरज को पानी दो, यानी सतीश पूनिया के लिए बोला है। तो सतीश पूनिया अगर अब भी नहीं जीत पाते उनके गृह जिले में, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग पोस्ट रहेगी। और 2023 में कांग्रेस इसे भुनाना चाहेगी। इसके साथ राहुल और राम सिंह कसवा, ये दो बातें एक साथ चल रही हैं मिथिलेश जी। एक तरफ एनालिसिस ये कह रहा है कि सरेंडर की स्थिति है, गिव अप की स्थिति है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी तो इसलिए है कि अगर वसुंधरा राजे खेमा इसको मुद्दा बना लेता है कि आखिरी दाव भी हार गया घोड़ा, तो फिर आला कमान के सामने बड़ी विपद स्थिति पैदा हो जाएगी। इसमें कोई निश्चित रूप नहीं। ये सरदार शहर का चुनाव कांग्रेस के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इन्होंने एक नाइट वॉचमैन उतारा, जैसे 5 दिवसीय क्रिकेट में नाइट वॉचमैन उतारते थे, वैसे पीछा साहब को उतारा है। इनको मैच जीतना है, नहीं जीतना, ये बात की बात, ये नाइट वॉचमैन है। कांग्रेस के लिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि अशोक गहलोत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चुनाव जी। मिथिलेश, बहुत बार नाइट वॉचमैन ने सेंचुरी मारी है। देखिए स्वप्निल भाई और मैच बचाया है। स्वप्निल भाई, जो सरदार शहर का जो ये चुनाव है, इससे निश्चित रूप से कांग्रेस को अगर जीतती है तो ऐसी सिचुएशन में जब कांग्रेस में तमाम घमासान चले हुए हैं, राहुल गांधी की यात्रा आने वाली है, राहुल गांधी की यात्रा का रास्ता बदलने की तैयारी हो रही है, गुजर उन्हें चुनौती दे रहे हैं, तमाम स्थितियां, बेरोजगारों से भी आज मीटिंग हुई है। ऐसे में अगर सरदार शहर जीत जाते हैं तो निश्चित रूप से ये अशोक गहलोत की विन विन सिचुएशन होगी। इसमें कोई शक शुबा नहीं है। एक बार उसका जो आधार है उसको माना जाएगा। दूसरी तरफ आरएलपी और कांग्रेस में वहां कंटेस्ट देखने को मिलेगा, ये तय है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।